नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस आरओ 11 फरवरी 2024 के पेपर को देख रहे हैं, जिसमें हम जीएस 1 को देखेंगे। अभी तक हम 129 प्रश्न देख चुके हैं। 130 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग: बर्नौली थ्योरम, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, गति का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एवोगाद्रो की अवधारणा, एवोगाद्रोज कॉन्सेप्ट। इसका सी सही है, गति का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित है। प्रश्न के हिंदी संस्करण में संवेग के स्थान पर गति लिखा गया है, जो गलत है। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चारकुला डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इट इज़ डांस परफॉर्म्ड इन अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। In this dance, wheeled women balancing large multi-tiered circular wooden pyramids on their heads dance to songs about Krishna. इसका बी सही है, केवल दो। चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। चारकुला नृत्य विशेष रूप से होली के तीसरे दिन मनाया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से आपको विचार करना है और इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित करना है। कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी: एक्सरे, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज और रेडियो वेव्स। एक्सरे, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे। डी सही है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, नीचे से ऊपर की ओर है। दी गई विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में बढ़ता हुआ क्रम: रेडियो तरंगें, फिर अवरक्त किरणें, फिर दृश्य किरणें, फिर एक्सरे। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? एक्सरे की है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? रेडियो तरंग की है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज: भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज शेड्यूल्ड एरियाज। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गहन गठन करना होता है। स्टेट विद शेड्यूल्ड एरियाज नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसका सी सही है, दोनों ही सही हैं यहाँ पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण को दो कथन है, एक है असर्शन ए, दूसरा है रीज़न आर। तो इसमें से आपको सही बताना है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ये अभी कथन में कहा गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। तो जैसे चावल पकाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चावल का घटकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है 100 से, जब हम पहाड़ों में जाते हैं। रीज़न आर है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। तो रीज़न आर में कहा गया है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो इसमें आर गलत है। आर क्यों गलत है? क्योंकि जी की वैल्यू हाइट पर कम होती है, स्मॉल जी की वैल्यू। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आर्टिकल है और उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। तो 26 क्या देता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और
प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तीसरा है आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। चौथा है आर्टिकल 239 अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अनुच्छेद 98(1) की व्यवस्था के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होगा। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का कार्यवहन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट ऑफ अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राजनीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। तो इस प्रकार कथन एक सत्य है। हालांकि ये सिद्धांत न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकारों ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है, जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, यूनिवर्सल कोड यूसीसी और यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर एवं लघु उद्योगों का प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा इत्यादि। तो यूनिवर्सल सिविल कोड है, यूसीसी की बात भी यहाँ पे की गई है। अभी उत्तराखंड सरकार ने यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू कर दिया है। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फ़र्रुखशियार है, फिर जहांदार शाह है, फिर बहादुर शाह है, फिर मोहम्मद शाह है। तो इसका सी आंसर सही है। सबसे पहले बहादुर शाह, फिर आएगा जहांदर शाह, फिर आएगा फ़र्रुखशियार, फिर आएगा मोहम्मद शाह। बहादुर शाह प्रथम था 1707 से 1712, जहांदर शाह था 1712 से 1713, फ़र्रुखशियार था 1713 से 1719, मोहम्मद शाह रंगीला था 1719 से 1748। नीचे दिए गए कथन और कारण दोनों में आपको सही बताना है। Assertion A, the Constitution vests the executive power of the Union in the President of India। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। The President of India is the constitutional head of the state। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका आंसर सी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो इसलिए अभिकथन ए सत्य है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, तो इसलिए ए आर दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। सूची 1 को 2 से मिलाना है आपको। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, फिर विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, फिर है विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ओजोन डे 16 सितंबर को होता है। बाकी आप एक बार देख लीजिए, इसमें आंसर डी है। डी में कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इसका मुख्य विषय लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और बालिकाओं की आवाज़ को ऊपर उठाना था। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, तो वन्य जीव दिवस वर्ल्ड का 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इसका मुख्य विषय वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को आयोजित किया गया।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया और वर्ष 2023 में इसका मुख्य विषय सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल था। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेज़र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बी सही है, केवल 2। देख लेते हैं क्या है। रूबी लेज़र ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। रूबी लेज़र प्रोड्यूस पल्सेस ऑफ ब्लू लाइट। रूबी लेज़र ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। रूबी लेज़र प्रोड्यूस पल्सेस ऑफ रेड लाइट। तो इसका केवल 2 सही है, रेड लाइट उसने प्रकाशित की थी। वर्ष 1960 में थियोडर मेमैन ने प्रथम रूबी लेज़र का विकास किया। रूबी लेज़र ने दृश्य प्रकाश पुंज पल्सेस ऑफ विजिबल लाइट को उत्पन्न किया जो गहरे लाल रंग का था।